हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसे सुखबीर सर आपको चल रहा है ट्रांसफार्मर का चैप्टर, तो उसी सीक्वेंस में आपको लिए मैं भी एक लेक्चर देना चाह रहा था, तो थोड़ा ध्यान से देखें आप, ठीक है। और नहीं कोई समझ में आवे तो आप कमेंट्स पे डाल के और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसी में अपने जो क्लासरूम है उसमें आप लोगों को आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन का मतलब वो अभी आपके जो आपने सप्लाई दी, देखो जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में सप्लाई देते हैं अपने और सेकेंडरी से सप्लाई लेते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग में एन पी और ये एन एस है ना। ये क्या हो गए, कोर हो गए। कोर में क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स हमारा क्या रहता है, कॉमन रहता है दोनों वाइंडिंग में, ठीक है। इधर से आपने सप्लाई दी ना, सप्लाई देते हैं अपने, और इधर अपने सप्लाई लेते हैं। तो इसमें जो है पैदा होता है ई पी। ई क्या है हमारा, उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल। प्राइमरी में सप्लाई दी, एक इंडक्टेंस कोयल है, इंडक्टिव कोयल है, और इंडक्टिव कोयल में जब करंट फ्लो होगा, प्राइमरी का करंट फ्लो होगा, तो प्राइमरी जो है अपना एक फ्लक्स पैदा करती है, और वो फ्लक्स जो है अपना इस कोर के थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में लिंक करता है। तो इसमें और फ्लक्स हमारा किस टाइप का है, प्रत्यावर्ती स्वभाव का। एसी सप्लाई दे रहे हैं ना अपने, इसमें कौन सी है, ये एसी सप्लाई है। तो हमारा एसी में क्या है, आपकी परिवर्तन होता रहता है, तो फ्लक्स भी परिवर्तन होता रहेगा, और फ्लक्स परिवर्तन होगा तो इस कोयल में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। किसके नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार, है ना। तो फैराडे के नियमानुसार इसमें भी पैदा हुआ, तो उस पैदा जो ईएमएफ है वो कितना होगा, तो उसके लिए एक सूत्र है हमारे पास। कॉमन सूत्र होगा ई बराबर 4.44 इंटू में फाई इंटू में एफ इंटू में एन, ठीक है। फाई क्या हो गया, इसमें फ्लक्स हो गया, है ना। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, सप्लाई की क्या फ्रीक्वेंसी है, और एन क्या है, टर्नों की संख्या। तो ये मूल सूत्र है इसके लिए, किसी भी वाइंडिंग में, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। ठीक इसी तरह से सेकेंडरी में भी पैदा होगा, तो प्राइमरी में जो पैदा हुआ उसका लिए सूत्र हमारा हो गया ई बराबर 4.44 इंटू फाई इंटू एफ इंटू एन। और ये किसका मान होता है, आरएमएस मान है इसका, आरएमएस मान हुआ। आपने एसी में पढ़ा होगा ना, आरएमएस मान, मैक्सिमम मान, औसत मान, है ना। तो ये आरएमएस मान जो हमारा आता है, तो पर पेज ये वाली सप्लाई में प्रति फेज अपने पास ये चीज़ें आती है। 4.44 फाई क्या है, यहाँ ई क्या है, ई अपना हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसमें, वोल्ट में। और फाई क्या हो गया, फ्लक्स इन कोर, फ्लक्स इन कोर। तो प्राइमरी में और सेकेंडरी में ये दोनों में कॉमन है हमारा, तो ये हमारा दोनों वाइंडिंग में क्या है, कॉमन है। और एफ क्या है, स्रोत फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस में होती है, हर्ट्स में। तो ये दोनों में कॉमन रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार कि साहब हमारी जो ट्रांसफार्मर में जो है कॉमन कौन सी चीज़ होती है, तो फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों हमारी कॉमन है। और एन क्या है, एन उस वाइंडिंग में, जिस वाइंडिंग में अपने निकालने हैं उसमें टर्नों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब इसमें अंटों की संख्या, लपेटों की संख्या, तो उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। इसका मतलब हमारे पास देखो ई जो है, ई बराबर क्या हुआ, 4.44 इंटू में फाई इंटू में एफ इंटू में एन। तो ये जो पार्ट है देखो, ये दोनों चीज़ों में कांस्टेंट है, स्थिर रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ई समानुपाती एन, ई समानुपाती एन, यानी जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो उस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब अपने पास ये चीज़ आ गई, देखो ये इसका मतलब क्या हो गया कि साहब आपका जो है, अगर मैं प्राइमरी लेना चाहता हूँ, साहब प्राइमरी में कितना पैदा हुआ, तो वो किसके समानुपाती होगा, प्राइमरी में टर्नों की संख्या के। सेकेंडरी में अगर कोई निकालूँ मैं, तो सेकेंडरी जो वाला है किसके समानुपाती होगा, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या के, सही है।
अब इसका अनुपात निकालूं। अब हमारे पास क्या होता है कि साहब आपने प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में कितना आया, इसलिए अपने क्या करते हैं कि साहब इसको समीकरण को अपने मैं इसको ले लूं या इसके हिसाब से लिखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, EP बराबर आ जाएगा 4.44 इंटू में 5 इंटू में F इंटू में NP। इसी तरह से इसमें क्या आ जाएगा, अगर बराबर का निशान हटाऊंगा तो 4.44 इंटू में 5 इंटू में F इंटू में NS। NP फॉर प्राइमरी में टर्नों की संख्या और NS फॉर सेकेंडरी में टर्नों की संख्या। तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर, अब आप कहोगे साहब ये 1 से क्यों दिया, मैं तो 2 से दूंगा। ठीक है, तो इसका कारण ये होता है कि आपने प्राइमरी में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी से अपने लेते हैं, तो प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में कितनी आई, प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में मुझे को क्या मिल रहा है, आउटपुट तो हमारा लोड तो सेकेंडरी में जाना है, इसलिए सेकेंडरी में अपने निकालते हैं। तो सेकेंडरी में निकालने के लिए हमारे पास सेकेंडरी में ES है वाली इसमें है ना, तो ये जिसकी तुलना की जाती है वो नीचे आती है। तो ES बटा में EP बराबर क्या आ जाएगा, 4.44 इंटू में 5 इंटू में F इंटू में NS डिवाइड बाई 4.44 इंटू में 5 इंटू में F इंटू में NP। 4.4 से ये कट गया, 5 से 5 कट गया, F से F कट गया। इसका मतलब ES बटा में EP बराबर आ जाएगा NS बटा में NP। ये इसके लिए मूल सूत्र हो गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास टर्नों की संख्या जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उस कुंडली में टर्नों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। टर्नों की संख्या मैं दुगुनी कर दूंगा तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान दुगुना हो जाएगा, कम कर दूंगा तो मैं कम कर दूंगा। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, हमारा क्या काम करता है कि साहब पावर को फ्रिक्वेंसी को बिना परिवर्तन किए एक वाइंडिंग से दूसरी में ट्रांसफर कर रहा है। किसको परिवर्तन करते हुए, वोल्टेज और धारा को परिवर्तन करते हुए। मेरे को वोल्टेज का परिवर्तन करवाना है तो वो वोल्टेज बढ़ानी है तो वोल्टेज बढ़ा सकता हूँ, धारा बढ़ानी है तो धारा बढ़ा सकता हूँ। तो ये मूल सूत्र आ गया हमारे पास, ES बटा में EP बराबर NS बटा में NP। अब अपने बात करते हैं कि साहब हमारे पास पावर का ट्रांसफर हो रहा है, तो पावर ट्रांसफर कैसा होगा, पावर के लिए क्या होगा कि साहब पावर हमारी इनपुट पावर दी आपने और आउटपुट में ली, तो P इनपुट और P आउटपुट। ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जिसकी इफिशिएंसी मैक्सिमम मानी जाती है। ठीक है, या अपने किसकी बात करते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर की। आदर्श ट्रांसफार्मर की जो बात करें, आदर्श का मतलब आइडियल, आइडियल ट्रांसफार्मर। आदर्श क्या चीज़ होती है, आदर्श किसको बोलेंगे, जिसके लॉसेज शून्य हो या दक्षता उसकी 100% हो, कोई लॉस नहीं हो। ठीक है, आदर्श का मतलब कोई उसमें कोई खामी नहीं रहो, ऐसी बनती नहीं है। लेकिन अपने इंजीनियर लोग हैं तो अपने तो ऐसी कल्पना करके चलेंगे कि मेरे को कोई आदर्श चीज़ बनानी है, तभी हम अपने मैक्सिमम टारगेट पे पहुंच सकते हैं। तो अपने को आदर्श की अगर तुलना करें तो P इनपुट बराबर P आउटपुट, ये इसकी शर्त होगी। और P इनपुट और P आउटपुट अगर बराबर है तो क्या हुआ कि साहब हमारे पास जो इनपुट में पावर है, इनपुट में पावर क्या थी, पावर के लिए सूत्र क्या है, VP इंटू में IP। इनपुट में सूत्र के हमारे लिए क्या हो जाएगा, V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। और प्राइमरी की लेनी है तो VP इंटू में IP बराबर क्या हो जाएगा, VS इंटू में IS, VS इंटू में IS। अब वही अपने करते हैं कि साहब इसमें अगर मैं VS बटा में VP करता हूँ, वही प्राइमरी की तुलना में वोल्टेज दी ना आपने, तो प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में क्या आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला गया तो ये आ जाएगा IP बटा में IS। ठीक है, IP बटा में IS। आप V या V क्या होगा, टर्मिनल पे लोड पे हो गई, तो आपके जैसे इसमें जो पैदा हुई जहाँ से जो है इसको आदर्श ट्रांसफार्मर है तो लॉस तो है ही नहीं ना। इसका मतलब हमारे पास VP और EP का मानते हैं, बराबर मानते हैं। जब किसी में लॉस नहीं है तो दोनों EP रहेगा वही VP होगा। आदर्श की बात करें, आदर्श कोई चीज़, आदर्श वोल्टेज स्रोत कौन सा होगा, जिसमें कोई लॉस नहीं होता, जितनी वोल्टेज अंदर है वही वोल्टेज हमें बाहर देवे।
आदर्श सोर्स का मतलब यही हुआ ना हमारा। तो ये आदर्श सोर्स का मतलब जो वोल्टेज अंदर बाहर थी वही अंदर है। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि साहब किसी आदर्श की कंडीशन में Vs बराबर हो जाएगा Es और Vp बराबर हो जाएगा Ep। तो हमारे पास जो पहले वाली फार्मूला आया था Ep बट्टा में Es बट्टा में Ep बराबर Ns बट्टा में Np, सही है ना। ये आया था, तो मैं इसकी जगह Es की जगह ये लिख सकता हूँ Vs बटा में Vp। क्यों? क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में हमारे पास V और E जो है दोनों समान होती हैं। तो Vs बटा में Vp बराबर Es बटा में Ep बराबर Ns बटा में Np। और Vs Vp हमारे किसके बराबर है? Ip बटा में Is के बराबर भी है। Ip बटा में Is के बराबर भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ये अब एक समीकरण ये पूरी बन गई हमारे पास के साथ। इस तरह से मैं निकालूँ, इसका मतलब ये है कि साहब किसी भी पावर के लिए आपको अगर सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बटा में प्राइमरी में टर्नों वोल्टेज, सेकेंडरी में वोल्टेज बटा में प्राइमरी में वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगी? सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बटा में प्राइमरी में टर्नों की संख्या। और किसके बराबर होगी? उल्टा हो गया, क्योंकि इसमें वोल्टेज पावर को कांस्टेंट रखता है, पावर को मान नहीं बदलता। वो जो पावर दी आपने वही पावर उसको बाहर आती है, उसके आउटपुट में आती है। इसका पावर का मान में परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ वो ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो पावर को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज के मान में और धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। अपने वोल्टेज का मान कम या ज़्यादा करना है या धारा का मान कम या ज़्यादा करना है, तो उसके हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। और वो अगर मैंने कम करना है सेकेंडरी में, अगर प्राइमरी की तुलना में कम लेनी है तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम कर दूंगा। और मेरे को ज़्यादा लेनी है तो मैं ज़्यादा ले लूँगा। तो सर ने आपको बताया होगा कि साहब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो वो इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर आता है कि साहब हमारे पास जो है इसका इम्पीडेंस जो है, इस कोयल का इम्पीडेंस तो होगा ना, इसका इम्पीडेंस ZP मान लूँ मैं और इसका ZS, क्योंकि AC सप्लाई दे रहे हैं अपने किसी कोयल को, तो इसका R भी होगा और XL भी होगा, है ना। R और XL दोनों है और दोनों का कॉमन जो प्रभाव है उसको क्या बोलते हैं? अपने इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस भी होगा, तो इसका प्राइमरी इम्पीडेंस इंटू में सेकेंडरी इम्पीडेंस। तो अब मैं कोई सामान्य ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ, तो सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, अगर पावर निकालूंगा तो I स्क्वायर IP की स्क्वायर इंटू में ZP, IP की स्क्वायर इंटू में ZP बराबर क्या हो जाएगा? IS की स्क्वायर इंटू में ZS। प्राइमरी में पावर इंटू में सेकेंडरी में पावर, ठीक है ना। अब इसको मैं अगर मैं IP बटा में IS करूं, क्योंकि हमारे पास पहले वाले में क्या है? IP बटा IS है, तो मैं इसको IP बटा IS की फॉर्म में लेके आता हूं, तो ये आ जाएगा, ये मैं स्क्वायर लगा दूं तो ये क्या आ जाएगा? ZS बटा में ZP मेरा उधर नीचे चला गया, ये इसके नीचे आ गया, ठीक है ना। और इसको दोनों को मैं कॉमन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ IP बटा में IS का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ZS बटा में ZP, सही है ना। ये दोनों का, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं कॉमन स्क्वायर लगा दिया, समझ में आ रही? तो दोनों की कॉमन लगा दी। अब मेरे पास हमारे फंक्शन, हमारे उस सूत्र में क्या है? IP बटा में IS है, तो IP बटा IS किसके बराबर आ जाएगा? देखो, IP बटा में IS किसके बराबर आ जाएगा? आगे वाला, अगर इधर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो आगे वाले पे क्या आ जाएगा? रूट लग जाता है, सही है ना। आगे वाले पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इसका मतलब IP बटा IS किसके बराबर है? इसके बराबर ही है। तो मैं इस इक्वेशन में एक चीज और जोड़ा जा सकता है, ZS बटा में ZP का रूट, ZS बटा में ZP का रूट। तो ये पूरी समीकरण हमारी, ये समीकरण पूरी हो गई हमारे पास। अब इसमें आपको पता होना चाहिए VS क्या है, VP क्या है, ES क्या है, EP क्या है, NS क्या है, NP क्या है। अधिकांश क्वेश्चन इसी में से आते हैं, सिंपल है। IP क्या है, IS क्या है, ये मैं अलग अलग आपको लिखा देता हूँ, आप लोगों को लिखो। आप जैसे VS क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, इस सूत्र में हमारे पास सारी चीजें हैं, वो अलग अलग अपने इसी हिसाब से पूरी बुक में या कहीं भी जाओगे आप यही चीजें। VS VV आपको पता होना चाहिए, ES क्या है, EP क्या है, NS क्या है, NP क्या है ना, IP क्या है, IS क्या है, ZS क्या है, ZP क्या है। तो VS क्या हो गया? सेकेंडरी साइड में वोल्टेज,
है ना, या दूसरे शब्दों में कहूँ लोड के सिरों पर वोल्ट था, लोड के सिरों पर वोल्ट था। ठीक है। वीपी क्या है, वही प्राइमरी में, प्राइमरी साइड की वोल्टेज, प्राइमरी साइड वोल्टेज, अप्लाई वोल्टेज है ना, ये क्या है हमारी स्रोत की वोल्टता, वो लोड की वोल्टता होगी, ये स्रोत की वोल्टता। ठीक है। ईएस क्या है, सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ठीक है। और ईपी का मान प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान। एनएस क्या है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी कुंडली में टर्नों की संख्या। ओके, टर्नों की संख्या, इसका मात्र क्या हो गया, संख्या है। एनपी क्या है, प्राइमरी कुंडली में टर्नों की संख्या। आईपी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में धारा। ठीक है, ये किस में आ जाएगी, एम्पियर में। ठीक है। और आईएस क्या हो गया, सेकेंडरी कुंडली में धारा, ये भी क्या इसमें आ जाएगी, एम्पियर में। जेडएस क्या हो गया, सेकेंडरी कुंडली का की प्रतिबाधा, है ना, इम्पीडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। और जेडपी क्या होगी, प्राइमरी कुंडली की प्रतिबाधा। ठीक है। ये कंडीशन तो आपने आदर्श ट्रांसफार्मर की ली थी, और ये कंडीशन किस में आ गई हमारे पास, ये किस में आ गई, सामान्य ट्रांसफार्मर की। अगर मैं, क्योंकि हमारे पास तो सामान्य ट्रांसफार्मर होता है ना, सामान्य ट्रांसफार्मर में तो यही होगा ना हमारे पास कि उसके अंदर जो है लॉसेज होंगे हमारे पास प्राइमरी में और सेकेंडरी में, इसलिए ये कंडीशन तो आ जाएगी सामान्य ट्रांसफार्मर की। और ये कंडीशन किसकी आ गई, आपकी आदर्श ट्रांसफार्मर की। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर लेता हूं तो ये चीज आएगी। आदर्श ट्रांसफार्मर के केस में ही ईएस और वीएस बराबर होगा, सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में ये नहीं होता। ठीक है। तो इसके लिए अपने कल्पना यही करते हैं कि साहब हम तो आदर्श ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा ट्रांसफार्मर की जो है दक्षता सबसे अधिक होती है। पूछ भी लेते हैं कि साहब कौन सी मशीन की दक्षता सबसे अधिक होती है, इसकी किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की। अब कोई पूछे ऐसा क्यों है साहब, आपसे पूछा जा सकता है साहब ऐसी दक्षता इसकी ज़्यादा क्यों आती है, तो अपने को कह सकते हैं कि साहब इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसका मतलब उसकी मैकेनिकल लॉसेज जीरो है ना, यांत्रिक जो क्षतियाँ हैं वो शून्य होती हैं, इसलिए वो क्षतियाँ। बाकी मशीनों में हमारे पास घूमने वाले भाग होते हैं, तो हमारे घूमने वाले भाग हैं तो उसमें फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, उसकी वजह से उसकी क्षमता, हमारी दक्षता जो है घट जाती है। ट्रांसफार्मर में कोई पार्ट घूमता नहीं है, स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है ये, दोनों ही वाइंडिंग हमारी स्थिर रहती हैं, इसलिए इसकी दक्षता जो है अधिक होती है। और कितनी रेंज में होती है इसकी, आपको बताया होगा सर ने, 95 to 98%। ऐसी मशीन जिसकी दक्षता जो है कितनी रहेगी, 95 से 98% तक दक्षता रहती है, इसका मतलब 2% लॉस हो गया। ओके, सी यू नेक्स्ट मीटिंग।